नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th के इंग्लिश का क्विक रिवीजन। आई नो आप जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी रिसेंटली आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी खत्म हुए हैं, तो इसी वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम क्विक रिविजन करेंगे। इंग्लिश का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करेंगे, चाहे वो राइटिंग का पार्ट हो, लिटरेचर का हो, ग्रामर पोर्शन हो, सारी चीजें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा हम ये भी डिस्कस करेंगे और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे ऐसी ही वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से और जानेंगे कौन कौन से चैप्टर जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन से हमें करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अपनी बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक टीएमए वाले चैप्टर्स में, एक पब्लिक एग्जाम यानी जो भी आपके अक्टूबर में होंगे या अप्रैल में एग्जाम होंगे उनकी। तो आप यहाँ पे देखोगे जो भी आपके टीएमए वाले चैप्टर्स थे उनकी एक लेफ्ट साइड में लिस्ट बनी हुई है और जो पब्लिक एग्जाम वाले हैं उनकी आपकी राइट साइड में लिस्ट बनी हुई है। तो जो भी आपके टीएमए वाले चैप्टर्स है ये आपको नहीं करने हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है, इनको आपको छोड़ देना है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें आप देखोगे जो राइट साइड चैप्टर है वो सारे आपको करने हैं। उनमें से कौन कौन से, इनमें से भी कौन से चैप्टर्स जो है मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि एक पोएम है। यहाँ पे आपको पी लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिन जिन चैप्टर्स के आगे पी लिखा हुआ है वो पोएम्स है। ठीक है। तो इनमें से भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। उनके लिए मैं रेड कलर चूज कर लेता हूँ जिससे आपको पता लग सके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इसमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, तो ये पोएम जो है आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग जो है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक बार क्विक रिवीजन में कर लेंगे। वैसे इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें से आपके जितने भी मेनली क्या आता है, पैसेज आते हैं, तो पैसेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको करना होता है इसमें से। ठीक है। दूसरा भी अब पोएम की बात करें तो द रोड नॉट टेकन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। और तीसरी पोएम जो आ जाती है हमारी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये तीन पोएम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, ये आपको करनी ही करनी है। इनकी समरी जो है आपको अच्छे से रट लेनी है और इनके पोइट का नाम भी याद कर लेना आपने कि कौन सा पोइट है इनका। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब चैप्टर्स की, कौन सा चैप्टर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 8, अ केस ऑफ सस्पिशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको अच्छा लगेगा इसको पढ़ के, तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। माई सन विल नॉट बी अ बैगर, ये भी ठीक ठाक चैप्टर है, इसको भी हम कर लेंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर। इफ आई वर यू में से क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, द टाइगर इन द टनल। ठीक है। आई मस्ट नो द ट्रूथ। तो ये जो चैप्टर्स है, अभी इनमें से कुछ चैप्टर मैंने जैसे चैप्टर नंबर 10 छोड़ दिया है, और आप जो है इधर से हमने चैप्टर नंबर 7 छोड़ दिया है, चैप्टर 17 छोड़ दिया है। तो ये चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 21, 23 ये काट सकते हैं आप, इनको ना भी करें तो भी चल जाएगा। ये नीचे नीचे जितने भी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है इनको आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाती है आपकी ऑप्शनल मॉड्यूल जो कि 15 मार्क्स की आएगी ओवरऑल पूरे आपके क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से आपको कोई एक करनी होगी, ए या बी में से। तो इसमें ए वाली जो है वो ज्यादा इजी पड़ेगी एज कंपेयर टू बी। हमने दोनों ही कवर करेंगे हम इस वीडियो में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में तो ये सारे ही आ जाएंगे। इनमें मेनली क्वेश्चन जो है आपके आएंगे वो आएंगे राइटिंग पोर्शन के अकॉर्डिंग, या नॉर्मल थोड़े बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमें पूरा का पूरा चैप्टर ही करना है, या तो हम ए सेक्शन पूरा करेंगे या तो बी सेक्शन पूरा करेंगे, या तो 26A, 27A और 28A, 29A। तो ये चार चैप्टर जो है हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो अब तक बात कर ली हमने सिलेबस की। अब बात करते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है खुद को एग्जाम के लिए। तो टोटल देखोगे आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है 45 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर है।
और अप्रैल 2024 का ही पेपर है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 80 मार्क्स में, और 20 मार्क्स जो रिमेनिंग बचता है आपका उसमें आपके टीएमए के मार्क्स ऐड हो जाते हैं। सपोज आपके टीएमए में मान लीजिए 18 मार्क्स आए हैं और जो आप पेपर करके आए हैं उसके 100 आउट ऑफ 80 आ जाते हैं, तो आपको 80 का 4/5 कर देना है। ठीक है, 80 का हम 4/5 करते हैं तो 1 6 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो 64 में आपको ये 18 ऐड कर देना है, 64 प्लस 18, तो आपके मार्क्स हो जाते हैं 82। तो ये 100 आउट ऑफ 82 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इस तरीके से जो है आपका आपके मार्क्स को कैलकुलेट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 20% मार्क्स जो होते हैं वो आपके टीएमए के होते हैं, बाकी रिमेनिंग आपके थ्योरी एग्जाम के जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं टोटल, मैंने आपको जैसे कि बताया 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपका क्वेश्चन पेपर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगा। एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो होगा वो आपके ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपका पार्ट 2 होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब होंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस के आगे उनके मार्क्स दिए गए होंगे और चॉइसेस भी दी गई हैं आपको क्वेश्चन पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक की बात करें तो ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इनके भी सब पार्ट दे रखे हैं। सम ऑफ देम आर इन सब पार्ट्स। ठीक है, इंक्लूड एमसीक्यू, जिसमें एमसीक्यू भी दे रखे हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स भी है, मैच द कॉलम भी है, वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, 28 टू 34, 41 और 43 ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के होंगे। इनका आंसर आपको 30 वर्ड से ज्यादा में नहीं लिखना है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 27, 36 एंड 40 की, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 44, 45 ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको 100 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि आपको लमसम एक पेज भर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो आपका ये 5 मार्क्स का है, इसमें आपको 1.5 पेज का आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 35, 37 और 39 हैव 2 टेस्ट आइटम्स इन सब पार्ट्स ऑफ 1 मार्क्स ईच। आपको इसमें सब पार्ट्स दे रखे हैं 1-1 मार्क्स का। और उसके बाद आपका मॉड्यूल, जैसे मैंने आपको बताया 2 मॉड्यूल होंगे, ऑप्शनल मॉड्यूल 1 और ऑप्शनल मॉड्यूल 2। दोनों में से कोई एक मॉड्यूल आपको चूज करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, बात करते हैं एग्जाम से रिलेटेड, कि वो ये है कि आपको एग्जाम के टाइम आपको किस टाइम पे पहुंचना है। तो आपको 2 बजे तक आपके एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है कैसे भी करके। उसके बाद आपको वहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह चेक करना है, रूम नंबर वगैरह देख के आपको 2:10 तक आपके क्लासरूम में पहुंच जाना है। उसके बाद 2:15 पे जो है आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और 15 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। 2:30 पे आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, खाली पढ़ना है, आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखना उन 15 मिनट के दौरान। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी इन 8 मिनट की वीडियो में अब तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, किस टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है स्टार्टिंग में, जो पार्ट ए है आपका, सेक्शन ए, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, वन वर्ड टाइप। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये भी देखोगे आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपको चैप्टर का नाम भी बता रखा है कि ये क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर में से पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर से पूछा जा रहा है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि पोइट के नाम आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि पोइट के नाम जो है पूछ लेगा काफी बार एग्जाम में, तो आपको ये याद कर लेने हैं। फिर रोड नॉट टेकन से क्वेश्चन पूछा गया और उसी में आपको चॉइस दी गई है दूसरा क्वेश्चन के, जो कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, रोड नॉट टेकन से ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्शनल में है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसी है। उसके बाद आप देखोगे एक जो है आपको पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, और इसी पैराग्राफ में से आपको ट्रू फॉल्स का आंसर करना है। 3 आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई 2 आपको
करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम, तो इसमें एमसीक्यू है, आपको करेक्ट चूज करना है इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव सही है, एमसीक्यू ही बोल सकते हैं हम इसको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ना है और आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैच द कॉलम देखने को मिल जाता है, आपको मैचअप करना है, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है ये बताना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, वही एमसीक्यू आ जाता है आपका, इंडिया हर पास्ट एंड प्रेजेंट से पूछा गया है जिसमें से ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 आपको दे रखे अभी। बेसिकली आपको इसमें दोनों के दोनों ही कर रहे हैं। आपको दोनों ही करने हैं। वैसे बेसिकली आप देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको चॉइस देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको सेक्शन 20 स्टार्ट हो जाता है, जो कि नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट का मतलब होता है आपका अनसीन पैसेज वगैरह जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपको एक अनसीन पैसेज दिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, उसमें आपको उनका आंसर देना। ये आपका पार्ट ए में भी है और पार्ट बी में भी है। अभी हम पार्ट ए ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो इसको करने का तरीका कैसा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको एक बार रीड कर लेना है और इनको समझ लेना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे कि इसमें बोला हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो आप इसमें ढूंढेंगे कि ये लिखा कहाँ है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसको आपको फिल करना है। ठीक है, आपको एक बार ऊपर पढ़ना है, फिर उसको समझ के नीचे इसको फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको कोई 3 कर रहे हैं, 4 पार्ट आपको शायद से दे रखे होंगे। हाँ, 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, कोई 3 इनमें से करने हैं, एमसीक्यू है और ये आपके लिए। ठीक है, पेपर आपका टफ नहीं आने वाला है, पेपर बहुत इजी आएगा। बस आपको थोड़ी सी जो नॉलेज है वो आपको ग्रामर पोर्शन की और राइटिंग पोर्शन की और लिटरेचर पोर्शन की होनी चाहिए। मतलब तीनों में से आपको थोड़ा थोड़ा भी अगर आता होगा तो आपको इंग्लिश में पास होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद पैसेज आ जाता है आपका। पैसेज देने के बाद आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। टोटल 7 ट्रू फॉल्स है, जिसमें से किन्हीं 5 का आपको आंसर देना है। तो ये भी देखो कितना इजी हो जाता है, आपको जो भी आता हो इनमें से आप कोई सा भी दे सकते हो। उसमें भी आपको ऊपर जो है पैसेज दे रखा है, उसी में से उसको रीड करना है, समझना है और उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, इसमें भी आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू में भी आपको चॉइस दे रखी है ए और बी, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से जो भी आपको इजी लगता हो वो आप करेंगे। इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जो कि ग्रामर पोर्शन होगा, जिसमें इसमें आप देखो ग्रामर पोर्शन में आपको क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले जो है आपको वर्ब में से दे रखा है, वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए, टेंसेस वगैरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दे रखे हैं कि किस टाइप का आपका सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ग्रामर पोर्शन कवर करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है दोबारा से, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको WH क्वेश्चंस पुट करने हैं। यानी कि नीचे आपको आंसर दे रखा है, आपको इसको रीड करना है, समझना है कि आंसर क्या बोल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन बताना है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तभी इसका आंसर ये बन रहा है। सपोज जैसे फर्स्ट वाला ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे द रेड कलर इज नॉट द रेड कलर कार इज माइन नॉट द ब्लू वन। तो इसमें आप लिख सकते हैं विच इज योर कार। ठीक है, यूं करके पूछ सकते हो कि कौन सी कार है आपकी, विच इज योर कार। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वर्ब आ जाता है आपको, इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद जो है आपका फंक्शनल राइटिंग स्किल्स, यानी आपके आपका ईमेल हो गया, नोटिस हो गया, आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वो कंप्लीट करना होगा या लिखना होगा, ऐसा नहीं दिया गया होगा इस वाले पोर्शन में। पार्ट ए में आपसे सिंपल उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू वगैरह पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ छोटा सा दे रखा है, उसको रीड करना है।
उसके बाद आपको कुछ पहले आपको एमसीक्यू दिया गया है, उसका आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट आ जाता है आपका, और ये डी, कोई 3 करने थे आपको। उसके बाद बी 20 क्वेश्चन का ए पार्ट आ जाता है आपका, और इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है ए और बी में, दोनों में से जो भी आपको आता हो वो आप करेंगे। फिर ट्रू फॉल्स आ जाता है, यही राइटिंग रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग आई इज यूज्ड इन रिपोर्टिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे ये पूछा गया, इसका आपको जवाब देना है ट्रू या फॉल्स। सैल्यूटेशन इज कंपल्सरी इन अ लेटर, ये भी बताना आपको ट्रू है या फॉल्स। इस तरीके से जो है आपको आंसर देने होंगे। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस ईच। अब इनको बोला हुआ क्या कि किन्हीं 2 क्वेश्चन का इनमें आपको आंसर देना है एक लाइन में। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन ई में ऑप्शन 1 दे रखा है आपको। मैंने बताया था ऑप्शनल मॉड्यूल आएंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपका, एमसीक्यू दे रखा है आपको। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन एमसीक्यू और थर्ड वाला एमसीक्यू में चॉइस है, दोनों में से आपको जो भी आता हो आपको वो करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 करने, आपको चॉइस दे रखी है पर्टिकुलरली बी और सी में से कोई एक आपको जो है करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है आपका। इसमें आपको कन्वर्जेशन दे रखी है कस्टमर और रिसेप्शनिस्ट के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, इसमें भी 2 है, आपको ए या बी जो भी आता हो दोनों में से उसका आंसर करेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द सुटेबल आंसर। आपको क्वेश्चन को रीड करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट स्किल फॉर अ रिसेप्शनिस्ट टू हैव, कि कौन सी इसमें से होनी चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और नीचे उन चारों का ऑप्शन दे रखा है कि खाली ऑप्शन 1 सही है, खाली ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 2 और 4 सही है, या सारे के सारे ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। बी वाला पार्ट आ जाता है, उसमें भी एमसीक्यू दे रखा है आपको। उसके बाद आपका ऑप्शनल मॉड्यूल 2 आ जाता है। ठीक है, इसके बाद वापस से आपका पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके लॉन्ग आंसर वगैरह हो जाएंगे। तो सबसे पहले नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन दे रखा है आपको, रोड नॉट टेकन दे रखा है, मैंने आपको बताया था रोड नॉट टेकन, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये हो गया एक। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, दोनों में से कोई एक आपको चूज करनी है, दोनों में से कोई भी एक का आपको आंसर देना है। तो आप एक पोएम छोड़ सकते हो, मैंने जो बताया वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये मैंने पोएम बताई थी, आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, वैसे तो पोएम आपको चारों कर लेनी है, पोएम करने में टाइम नहीं लगेगा, पोएम कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद टाइगर इन द टनल का क्वेश्चन आ जाता है आपको, 2 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, माई सन विल नॉट बी अ बैगर और द टाइगर इन द टनल, दोनों में आपको चॉइस दे रखे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। हाउ डिड आराधना कम टू नो द ट्रुथ अबाउट हर, कि उसको आराधना को कैसे पता चला था सच। आई मस्ट नो द ट्रुथ, ये कहानी भी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। वाई डज द राइटर फील इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल एड्स, राइटर को ऐसा क्यों लगा कि एड्स को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, जो कि आपका पैसेज वगैरह हो जाता है, तो आपको ये पैसेज पढ़ना है और उसी के रिलेटेड आपको ये आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको सेम टू सेम जैसा कि ये दिया गया है वैसे ही उतार दो, ऐसा नहीं करना है आपने। आपको जो है खुद से आंसर बना के लिखना है, सेम टू सेम एज इट इज आपको नहीं लिखना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक और पैसेज दिया गया है, अर्थक्वेक नाम है इस पैराग्राफ का, और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, इनको आपको रीड करना है और इनका आंसर आपको देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक अ समरी। समरी जो है आपको 1/3 लाइन में लिखनी होती है। जैसे सपोज ये कितने लाइन में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसको कम से कम आपको 5 to 6 लाइन में आपको इसको खत्म कर देना है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ
मेन पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे, आपको उसको रीड करना है, एक बार समझना है, उसके बाद जो जो मेन पॉइंट्स इसमें लगते हैं आपको वो आपको लिखना है एक पैराग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ आपको दे रखा है। इसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच आ जाती है आपकी, बहुत आसान है, इसको भी मैं समझा दूंगा आपको कि किस तरीके से करना है। और उसमें भी जो सबसे आसान पोर्शन जो है आपका आता है ग्रामर का, वो आ जाता है कनेक्टर्स का। बहुत ही इजी है ये, इन सब में सबसे आसान जो पूरे पेपर में जो सबसे आसान है वो है कनेक्टर्स। ये 2 मार्क्स के आएंगे आपके। इसके बाद आपका फंक्शनल राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में आपका सारी चीजें, आपका मेमोरेंडम, ईमेल, लेटर, ये सब आ जाते हैं। तो आप ये वाला पहला वाला क्वेश्चन जो देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो लेटर है और ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है। फॉर्मल लेटर आपको लिखना है। आपका लेटर कोई सा भी आ सकता है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आपको ये मेमो दे रखा है नीचे। ठीक है, आपको उसको सही फॉर्म में अरेंज करना है। आपको ये जम्बल्ड दे रखा है थोड़ा सा, और उसके बाद आपको इसमें चॉइस दे रखी है, कोई एक करना है आपको, ए वाला करना है चाहे बी वाला करना है। बी वाले में आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखना है जो कि आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स से ज्यादा का नोटिस नहीं लिखना है। नोटिस राइटिंग बहुत आसान है, सबसे आसान जो है, अगर राइटिंग स्किल्स में बात की जाए तो सबसे आसान जो है नोटिस राइटिंग होता है। उससे आसान इनमें से और भी और कुछ नहीं है, सबसे आसान आपका नोटिस राइटिंग पड़ता है। इसके बाद आपको दोबारा से एक चॉइस दे रखी है, आपको बोला गया है रिपोर्ट लिखनी है, और सेकंड पोर्शन में जो सेकंड आपका ऑप्शन है उसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो इनका भी हम फॉर्मेट आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको लिखना होता है ये। और 120 से 150 वर्ड्स में आपको जो है रिपोर्ट लिखनी है, और 150 से 200 वर्ड्स में आपको आर्टिकल लिखना है। इसके बाद आपका ऑप्शनल मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था रिसेप्शनिस्ट वाला हम करेंगे, ए पार्ट हम करने वाले हैं, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको उन्हीं का आंसर करना होगा। फिर यहाँ पे आपका ठीक है, तो ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 दोनों हो गया, आपको दिखा दिया मैंने अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आपका आने वाला है। अब जो है हम यहाँ पे समरी रिवाइज करेंगे, सारे के सारे चैप्टर जो है फटाफट से शॉर्ट में समझेंगे कि किस चैप्टर में जो है क्या था, क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ, तो फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस पीडीएफ को परचेस करने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको एक पहली चीज जो आपको है ये स्क्रीनशॉट नहीं मारना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, इस पीडीएफ में आपको बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मिल जाएंगे। सेकेंड चीज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थर्ड आपको नोट्स मिल जाएंगे। फोर्थ जो है आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको इसमें दिया गया है। तो 4 चीजें आपको इस चीजें इसमें मिलने वाली हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। तो इस पोएम में जो है बेसिकली पोइट जो है अपने बारे में बताती है, अपने बचपन की यादों के बारे में बताती है। तो इसमें हुआ क्या था एक्चुअली में, एक घर के बारे में जिक्र किया जा रहा है, और वो घर किसका, पोइट की दादी का। पोइट का नाम जो है वो कमला दास है। नाम आपको सारे याद रखने हैं, कौन सी पोइट ने कौन सी पोयम लिखी थी, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। तो इसकी समरी जानते हैं। तो देखो, एक घर था जो अब उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा दूर है जहां वो कभी रहा करती थी। और उस घर में कौन रहता था, उनकी दादी रहती थी, और वो अपनी दादी के साथ रहती थी। वहां उनको बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। लेकिन अब जो है उनकी दादी की डेथ हो गई, जिस वजह से वो प्यार वगैरह उनको नहीं मिल पा रहा है। उस घर में बहुत सारी बुक्स वगैरह थी जिनको वो उस टाइम पे जो थी कि नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन अब जो है उन बुक्स में क्या घूम रहा है, सांप घूम रहा है। और उनकी मृत्यु के बाद से, जब से दादी की डेथ हुई है, तब से ऐसा लग रहा है जैसे कवि का जो है यानी पोइट जो है, उनकी जो खून है, उनका खून जो है जम गया है।
अपने बारे में बताती हैं वो, इसी बारे में कि वो कैसा महसूस करती थी वहां पे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है द कोल्ड लाइक द मून। ठीक है, तो इसी लाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि उनका खून जो है जम चुका है। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब आपको याद रखना है। हो सकता है इसका मतलब पूछ ले आपसे अगर पैसेज में आता है तो। ठीक है, आगे बात बढ़ते हैं। अब क्या बोल रही हैं वो, उनने बताया कि उनको अपने दादी के घर जाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। वहां से खिड़की से अंदर झांकने का मन करता है, जहाँ पे खामोश हवा चल रही होती है तो उसकी आवाज आ रही होती है, उसको सुनने का मन करता है। अब जो वहां पे अंधेरा वगैरह, वो अपनी दादी की जो यादें वगैरह है उन सारी यादों को समेट के अपने साथ लाना चाहती हैं, अपने घर में लाना चाहती है, अपने घर के अंदर, ताकि वो यादें जो है जिंदगी भर उनके साथ रहे। आगे आगे वो ये बोल रही हैं कि अब उस टाइम पे जो प्यार मिलता था वो प्यार उनको वैसा कहीं पे भी नहीं मिलता। उनकी दादी जो थी उनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उस प्यार को पाने के लिए अजनबियों से भीख मांगती हैं कि वैसा प्यार जो है उनको मिल जाए, लेकिन वैसा प्यार उनको कभी भी नहीं मिल पाएगा जैसा प्यार उनकी दादी उनसे करती थी। तो इस शॉर्ट में समरी होगी इस चैप्टर की। अब नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अ केस ऑफ सस्पिशन। इसमें आपको 3 कैरेक्टर्स के नाम याद रखने हैं। पहला है डॉक्टर बेंशन, जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा है मिसेस ऑटसोरली, ठीक है, ये फैमिली है, इनका नाम आपको याद रखना है। तीसरा जो है वो है इवन। तो ये 3 नाम आपको बेसिकली याद रखने हैं। तो इसमें होता क्या है, डॉक्टर बेंशन एक डॉक्टर होते हैं और नॉर्मली उनको रात में ही कॉल वगैरह आते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ऐसे ही बेकार टाइम पे ही लोगों को क्यों फ़ोन करना होता है, और अपने प्रोफेशन पे गुस्सा आता है। तो ऐसे ही एक केस के बारे में बताया गया है इस वाली स्टोरी में कि नवंबर की ठंडी रात थी। रात को 2 बजे जो है डॉक्टर बेंशन का फ़ोन बजता है, और वो फ़ोन किसका होता है, मिसेस और सॉर्ली के फार्म से आया होता है, जो कि एक और बच्चे को जन्म देने वाली होती है। एक और बच्चे को जन्म देने वाली होती है, ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ऑलरेडी जो है डॉक्टर बेंशन जो है उनके घर पे बहुत सारी डिलीवरी करवा चुके होते हैं, और काफ़ी आना जाना उनके घर पे उनका हो चुका होता है, और इतनी ज़्यादा वो फैमिलियर हो चुके होते हैं उनकी फैमिली से कि काफ़ी बार तो वो पैसे भी उस टाइम पे नहीं लेते, कहते बाद में अगली बार जब आऊँगा तब दे दीजिएगा। तो निकलते हैं घर से अपने, एक सिगरेट का डब्बा रखते हैं, कोट पहनते हैं, ओवरकोट पहनते हैं और कार लेके चल देते हैं। कार स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कार स्टार्ट नहीं होती है, फिर थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद कार स्टार्ट हो जाती है तो वो चल देते हैं। रास्ते में उनको एक स्ट्रेंजर मिलता है जिसका नाम क्या होता है, इवन। ठीक है, वो लिफ्ट मांग रहा होता है, ये उसको लिफ्ट देते हैं, ये सोच के कि मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है उनको कि वो डेट्रॉइट जा रहा है काम के सिलसिले में, उसको काम चाहिए वहाँ पे, एक ऑटोमोबाइल कंपनी में उसको जॉब करनी है, तो वहीं पे वो इंटरव्यू वगैरह देने जा रहा है। तो वो पूछते हैं कि तुम क्या मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो वो बताता है कि नहीं, मैं जो हूँ फॉर्मर आर्मी एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था उसमें ड्राइवर था, एम्बुलेंस चलाता था। तो वो भी अपने बारे में बताते हैं कि मैं भी डॉक्टर हूँ। तो वो बोलता है, इवन बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा लगा ही था कार की स्मेल की वजह से, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा दवाइयों की स्मेल आ रही थी, तभी मेरे को थोड़ा सा लगा कि वो एक डॉक्टर है। तो धीरे धीरे वो उससे पूछते हैं, सिगरेट के बारे में पूछता है इवन, तो वो उनको डिब्बा दे देता है कि लो निकाल लो। तो इवन एक सिगरेट उसमें से निकाल लेता है और जलाता है, और दूसरी वाली सिगरेट, एक और सिगरेट निकाल लेता है कि बाद में पीऊंगा। तो वो बहुत ही बेकार लगता है उनको, बहुत ही अजीब लगता है डॉक्टर बेंशन को कि बिना पूछे कैसे कोई ऐसा कर सकता है। थोड़ी देर बाद बात करते करते उनको ऐसा लगता है कि उनकी पॉकेट में किसी ने हाथ डाला, तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो टाइम देखने के लिए जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं वॉच के लिए, कि वॉच निकाल के टाइम देखा जाए कि कितना टाइम हो रहा है अभी, तो वो देखते हैं उनके पॉकेट में जो है वॉच नहीं थी। तो उनको डाउट होता है इवन के ऊपर, तो वो रास्ते का फायदा उठाते हैं, अपनी सीट के नीचे हाथ डालते हैं और गन निकाल के इवन के सर पे रख देते हैं और बोलते हैं कि वॉच मेरी मेरी वॉच वापस करो। इवन घबरा जाता है, फटाफट से वो अपनी घड़ी निकालता है और उनको दे देता है डॉक्टर बेंशन को। डॉक्टर बेंशन वॉच लेते हैं और उसको बोलते हैं गेट आउट, कार से उतार देते हैं।
उसके बाद जब वहां पे पहुंचते हैं, मिसिस ऑर्ले के फार्म पे पहुंचते हैं, तो वहां पे वो देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लालटेन लेके उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो वहां पे पहुंचने के बाद जब वहां पहुंच जाते हैं, उनके घर में पहुंच जाते हैं, डिलीवरी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हो जाती है। फिर वो फैमिली में बैठ के उनको वो स्टोरी सुनाते हैं अपने रास्ते की, और अपनी बहादुरी की किस्से सुनाते हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी वॉच जो है वापस ले ली। लेकिन फिर जब मिसेस ऑर्ली बोलती हैं कि चलो आपने बता तो दिया, अपनी कहानी सुना दी, तो अब फटाफट से टाइम भी देख के बता दो कि बच्चे का टाइम, बर्थ टाइम क्या है। तो जैसे ही वॉच निकालते हैं तो देखते हैं वो घड़ी जो है उनकी नहीं है। वो पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि वो वॉच जो है एक इवन नाम के बंदे की है, जिसको 3 नर्सों ने गिफ्ट करी थी उसकी बहादुरी के लिए, जो कि उसने वॉर के टाइम पे दिखाई थी उनकी जान बचाकर। और सून उनको रियलाइज हो जाता है कि उनने गलत डाउट किया, कि वो इवन जो है एक लुटेरा है। तो इस टाइप से ये स्टोरी एंड हो जाती है। ठीक है, अब इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसके भी फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आंसर है, ये आपको याद रखने हैं, बाकी आपके चैप्टर में मिल ही जाएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है, माई सन विल नॉट अ बैगर बी, इसके बारे में भी जानेंगे कि इसमें हुआ क्या था। तो इसमें जो राइटर है, इनके पोइट जो है, सॉरी राइटर जो है, उनका नाम है वेद मेहता। वो अपनी बायोग्राफी सुना रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, कैसे उनकी आंखें गई, इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो बचपन से अंधे नहीं थे, कुछ टाइम बाद जो है उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो कभी भी वापस नहीं आ सकती थी। तो जो भी बचपन में, अब क्या होता है, बचपन की हमें यादें रहती हैं याद, तो वो सारी यादें जो है उनके सामने नहीं थी। उन कलर्स के बारे में नहीं पता था, सनशाइन के बारे में नहीं पता था, कौन कैसा दिखता है उसके बारे में भी उनको नहीं पता था। उनको खाली बारिश हुई तो बारिश की आवाजें, हवा चल रही है तो घास वगैरह हिलने की आवाजें, बस यही सुनाई देता था। उसके अलावा उनके कानों में और आंखों में देखने के लिए कुछ था नहीं। सब कुछ जो है बिल्कुल ब्लैक दिखता था। आप इमेजिन कर सकते हो एक अंधे के कितना मुश्किल हो सकता है ये। तो इसी चीज का जो है काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे उनकी फैमिली। बहुत ज्यादा दवाइयां चलती है, लेकिन उनको जो है उनकी आंखें जो है वापस नहीं आ सकती थी। उनके पापा जो थे एक डॉक्टर थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है ऐसी जिंदगी जिए जो एक भिखारी की होती है। उनने काफी सारी बुक्स वगैरह पढ़ी, उससे उनको ये पता लगता है कि जो अंधे लोग होते हैं वो खाली या तो पान बीड़ी के दुकान चलाते हैं, या बीड़ी के पेपर फोल्ड करते हैं, या फिर भीख मांगते हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ हो उसके साथ। और जब वो रह रहे होते हैं वहां पे, तो उनके जो नौकर वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा उनसे परेशान हो चुके होते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि जरूर इसने कुछ बुरे काम किए होंगे, इसी वजह से भगवान ने इसके साथ ऐसा किया है, हम भी ऐसी जगह पे काम नहीं करेंगे। तो 1937 में गुजरात में इनकी आंखें गई थी। उसके बाद ये जो है लाहौर शिफ्ट हो गए थे। वहां पे इनकी फैमिली रिलेटिव्स वगैरह इनको मिलने आते थे, वेद मेहता का हाल चाल पूछने आते होते हैं। तो उनको बहुत बुरा लगता था वेद मेहता के फादर को, कि ये लोग आते हैं ऐसे जैसे मेरे घाव पे नमक छिड़क रहे हो। तो उनको बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं करनाल में, जहाँ पे उनका कोई भी रिश्तेदार वगैरह नहीं होता, वो अकेले रह रहे होते हैं वहाँ पे। तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उनको एक स्कूल के बारे में पता लगता है, जो कि बॉम्बे में होता है, ब्लाइंड दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन बॉम्बे। और वहाँ के प्रिंसिपल का नाम होता है डॉक्टर RM हल्दर। उनसे बातचीत वगैरह करते हैं और वहाँ पे नाम लिखवाने के लिए प्रॉमिस करते हैं कि जो डॉक्टर RM हल्दर होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि स्पेशल केयर की जाएगी इनकी। और जो लेखक की माँ होती है, उससे पहले वो भी बहुत सारे कोशिशें कर चुकी होती है कि किसी तरीके से जो है ये कर्स जो है, ये जो श्राप जो है, इससे मुक्ति मिल सके राइटर को। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो बहुत पंडितों को बुलाती हैं, हाथ दिखवाती हैं,
मंत्र पूजा वगैरह करवाती हैं, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हकीमों से मिलती है, हकीम जो है सुरमा लगाने के लिए बोलते हैं, तो काफी टाइम तक सुरमा लगाती हैं राइटर की आंखों में, जिससे राइटर को जो है बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है आंखों में, लेकिन फिर भी वो लगाते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के प्यार की वजह से। बाद में जब राइटर के पापा को ये बात पता चलती है कि वो सुरमा लगाती है उनकी आंखों में, तो वो मना कर देते हैं कि ये दोबारा नहीं लगानी, और किसी पंडित, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो राइटर को कहाँ भेज देते हैं? दादर स्कूल फॉर ब्लाइंड इन बॉम्बे, डॉक्टर आर एम हल्दर के पास। वहां पे वो जाते हैं। उनकी माँ जो है खुश नहीं होती, वो चाहती नहीं होती कि ये वहां पे जाए, लेकिन उनको अपने पति के डिसीजन पे भरोसा होता है और वो भेज देती हैं उसको। तो इसके साथ ये वाली स्टोरी भी खत्म होती है। थोड़ा सा मैंने आगे पीछे करके सुनाया। यहाँ पे आपका पैसेज वाला क्वेश्चन आ जाता है, किस टाइप से पैसेज आ सकता है इसमें से। ठीक है, तो ये पीडीएफ अगर आप परचेज करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है इस पीडीएफ से। प्लस में अगर अब अभी आप इसको परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट पे ये मिल रहा है 149 रुपीज़ का। बाद में जो है आपका इसका प्राइस जो है बढ़ा दिया जाएगा, तो आपके पास मौका है फटाफट से इसको परचेज करने का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो आ जाता है वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो इसके पोइट जो है, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, और ये पोएम जो है कहाँ से ली गई है? गीतांजलि नाम की इनकी एक बुक थी, उसमें से ली गई है। तो इसमें बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से इंडिया के लिए कि एक इंडिया हो, कैसा होना चाहिए वो बताया गया है, कि वो कैसे इंडिया की कल्पना कर रहे हैं। और ये पोएम जो है आज़ादी से पहले की है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो है, हमारे देश को जो है स्वतंत्रता कैसे मिले, ऐसी जैसे स्वर्ग हो। ठीक है, इस टाइप से वो चाहते हैं। और जो हमारा देश है वो बुराइयों से मुक्त हो। यहाँ के देशवासी, हमारे देशवासी जो है कैसे हो? निडर हो, वीर हो, उत्साही हो। ठीक है, उनके मन में किसी भी तरीके का डर ना हो और हमेशा सर उठा के चल सके, ऐसे इंडियंस हो हम लोग। कोई भी ऐसा काम ना हो जो घटिया हो और बेकार हो, हम लोग करें ऐसा कोई काम। एक ऐसा देश बने हमारा जहाँ पे शिक्षा के लिए किसी भी टाइप का पैसा देने की कोई भी जरूरत ना हो, निःशुल्क शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा हो। सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहे, सच्चे रहें और अच्छे काम करें। हमारा देश जो है वो कहाँ बढ़े? प्रगति करे, प्रगति की ओर आगे बढ़े। सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम करें जिससे देश का भला हो और यहाँ के लोग जो है एक आइडल ह्यूमन बींग्स बने, ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं। बेकार रीति रिवाज, घिसी पिटी आदतों को छोड़ दें, अच्छी चीज़ों को अपना लें। और जो यहाँ के लोग हैं उनका हृदय जो है, यानी दिल जो है, वो कैसा रहे? बड़े दिल वाले हो, छोटी सोच वाले ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोले जा रहा है, बोली गई है इस पोयम में। नेक्स्ट, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और पैसेज से कैसे पूछा जाएगा ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, और ये इसमें से पैसेज आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसमें से आता है पैसेज। तो ये पोएम जो है आपको देख लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। फिर यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इफ आई वर यू। ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टोरी बहुत ही मस्त है, सुनने में बड़ा मजा आएगा आपको। तो इसमें बेसिकली दो करेक्टर है, एक का नाम है जिराड और एक इंट्रूडर है। अब इस चैप्टर में क्या बोला गया है, इफ आई वर यू, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये।
तो इसमें दो मेन कैरेक्टर है, एक है जिराड और दूसरा है इंट्रूडर। तो पहले हम जिराड के बारे में जानते हैं, जिराड कौन था कौन नहीं था, उसके बाद हम इंट्रूडर के बारे में जानेंगे। तो जिराड एक रोल प्ले करते होते हैं और वो जा रहे होते हैं, उनको एक कॉल आता है, कॉल पे बात करते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ आ रहा हूँ 10 मिनट में, ऐसे बोल के वो फोन काटते हैं। ज्यादा हाइट नहीं होती, छोटी नॉर्मल हाइट के होते हैं, चश्मा लगाते हैं, सूट पहनते हैं और निकल पड़ते हैं। निकलने ही वाले होते हैं कि तब तक एक आदमी जो है उनके घर में घुस जाता है, इंट्रूडर जिसे इसमें नाम दिया गया इंट्रूडर, उस घर में घुस जाता है। उसके हाथ में गन होती है, वो धीरे धीरे चल रहा होता है कि वो टकरा जाता है किसी चीज से। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, जिराड पीछे मुड़ता है, वो जिराड को बोलता है हैंड्स अप। हैंड्स अप करने के बाद वो जिराड को बैठने के लिए बोलता है कि बैठ जाओ। जिराड बैठ जाता है, बिल्कुल घबराता नहीं है गन देख के। और वो जो है इंट्रूडर से पूछता है, हेलो हेलो बोलता है और उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, हेलो मिस्टर, इस टाइप से चुप हो जाता है क्योंकि नाम तो पता नहीं होता। कोशिश बहुत करता है उसके नाम जानने की, लेकिन नाम नहीं जान पाता है। तब होता क्या है आगे ये जानते हैं। तो जिराड जो है कुर्सी पे बैठने के लिए बोल देता है और खुद दीवान पर बैठ जाता है। वो जिराड के बारे में जानना चाहता होता है कि जिराड है कौन, उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन उसकी आप बीती नहीं सुननी होती उसको कि हाँ अपनी स्टोरी मत सुनाओ, अपनी बोरिंग सी कहानी मत सुनाओ मेरे को, तुम कौन हो ये बताओ, मेरे को अपने बारे में डिटेल्स दो कि तुम्हारा नाम क्या है, अकेले रहते हो, कार चलानी आती है या नहीं आती है, घर में कौन कौन आता है कौन कौन जाता है, क्या काम करते हो, ये सारे क्वेश्चंस वो उससे जानना चाहता है। तो वो पूछता है, अपने बारे में बताता है कि एक डबल रोटी वाला आता है, सब्जी वाला आता है, फल वाला आता है, दूधिया आता है, ये सब आते हैं। तो वो बताता है, जो इंट्रूडर होता है वो अपने बारे में भी बताता है कि हाँ मैं भी बताता हूँ अपने बारे में कि मैं हूँ कौन एक्चुअल में मारने से पहले। तो वो बताता है कि वो एक ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी चोरी करके जा रहा होता है, तो उससे एक पुलिसमैन की हत्या हो जाती है उसका और वो पुलिसमैन को मार के भाग रहा होता है। इसी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और उसका कोई भी प्लान नहीं था जिराड को किल करने का, लेकिन उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, इसलिए वो जिराड को मार के उसकी आइडेंटिटी चुराना चाहता होता है ताकि वो आराम से घूम सके, कहीं पे भी जा सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर उसी टाइम जैसे उसको ये बात पता चलती है, जिराड सोचता है क्यों ना एक प्लान बनाया जाए इंट्रूडर से बचने के लिए। तो वो क्या करता है, वो बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई फायदा नहीं है, मेरे पीछे भी क्योंकि पुलिस लगी हुई है, तुम देख सकते हो मेरे बैग में नकली मूछें वगैरह पड़ी हुई है, मैं खुद भेष बदल के इधर उधर जाता हूँ, आओ चलो तुम मेरे साथ चलो। और मैंने एक आदमी को बाहर खड़ा कर रखा है रोड पे, ताकि पुलिस वाला जैसे ही आए वो मेरे को इन्फॉर्म कर दे और अब फोन कर देगा। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, घंटी बज जाती है फोन की और वो बोलता है कि लगता है पुलिस आने वाली है, चलो तुम मेरे साथ। तो उनको लेके जाता है, वो झांकता है, जैसे ही इंट्रूडर बाहर झांकता है देखने के लिए, अलमारी से बाहर देखता है खिड़की से बाहर, वो खींच के एक लात मारता है और इंट्रूडर को अंदर भेज देता है। लात नहीं मारता, मतलब धक्का दे देता है अंदर और बाहर से बंद कर देता है। और जो इंट्रूडर की गन होती है उसको गेट की तरफ पॉइंट कर देता है ताकि अगर इन केस वो दरवाजा तोड़ के बाहर आए तो वो सेल्फ डिफेंस में उसको मार सके। वो बहुत बोलता है गेट खोलो गेट खोलो, नहीं खोलता। उसके बाद इतने में दोबारा से फोन आ जाता है, तो फोन उठा के बोलते हैं, फोन आया होता सॉरी, तो उसको कॉल को पिक करके वो बोलते हैं कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें रिहर्सल में लेट हो गया, मैं एक मुसीबत में फंस गया था, लेकिन आता हूँ मैं थोड़ी देर में, आके मैं बताऊंगा कि हुआ क्या था। और वो जो प्ले है वो हम नेक्स्ट, जो भी वो इवेंट अभी हुआ है उसको हम नेक्स्ट प्ले में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये कहानी भी। नेक्स्ट जो है अब इसके फटाफट से इसके भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द टाइगर इन द टनल। ये स्टोरी भी अच्छी है, ये भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये कहानी है, इस कहानी में मेन 3 कैरेक्टर है, 3 जनों के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहला है बलदेव,
ठीक है, जो कि एक वॉचमैन है यानी खलासी है, उनका बेटा तैम्बू, और तीसरा जो है वो है टाइगर। तो ये तीन जो है मेन कैरेक्टर है इसमें। तो बात करते हैं, स्टोरी शुरू होती है बलदेव से। वो वॉचमैन था, कहाँ पे, पास में एक टनल थी, वहां पे उसका काम होता है, वहां पे जाना होता है लालटेन लेके और देखना होता है कोई टनल में जो है जानवर वगैरह तो नहीं आ गया, उसको भगाने का काम होता है। उसका एक 12 साल का बेटा होता है जिसका नाम टेम्बू होता है, और वो पास के ही जंगल में अपनी फैमिली के साथ में रहते होते हैं। उसके छोटे छोटे धान के खेत होते हैं, वहां पे वो खेती वगैरह भी करते होते हैं। However, during his 1 month of service, he had not yet encountered the tiger। और अभी तक गांव में जो है खबर फैली होती है कि एक आदमखोर टाइगर जो है घूम रहा है, लेकिन अभी तक 1 महीने से वो खबर चल रही होती है, तो उसको अभी तक मिला तो नहीं होता वो टाइगर से। लेकिन एक दिन जो है रात के टाइम उसका सामना शेर टाइगर से होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है वो जानते हैं, शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। तो रात में जब निकलता है, उसके पास एक कुल्हाड़ी भी होती है, बलदेव के पास उसकी पुश्तैनी कुल्हाड़ी होती है जो कि उसके पापा ने बनाई थी। तो वो लेके जाता है रात में, बहुत अमावस्या की रात होती है वो, कोई चांद नहीं होता, बहुत तगड़ा अंधेरा हो रखा होता है। तो कुल्हाड़ी लेके चला जाता है, वहीं पे लेटा होता है, अभी तक ट्रेन नहीं आई होती, ट्रेन जो है डिले होती है। तो वो वहीं पे बैठ जाता है और वेट करता है लैंप जला करके। तो उतने में टाइगर की आवाज आती है। अब वहां पे छुपने की कोई जगह नहीं होती, तो वो कुल्हाड़ी लेके खड़ा हो जाता है। लालटेन की रोशनी से शेर की आंखें चमकती है, टाइगर की आंखें चमकती है। टाइगर उसकी तरफ भागते हुए आता है, वो भी रेडी हो जाता है एकदम मारने के लिए। तो जैसे ही पहला अटैक करता है टाइगर बलदेव के ऊपर, वो एक कुल्हाड़ी मारता है और उसके कंधे पे लग जाती है। फिर दोबारा से, अब सुना होगा कि टाइगर जो घायल शेर जो है बहुत ज्यादा और भी ज्यादा डेंजरस होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है, वो दोबारा से अटैक करता है। इस बार जब बलदेव कुल्हाड़ी मारता है तो वो एक्स जो है, कुल्हाड़ी जो है कहाँ फंस जाती है, टाइगर के पांव की हड्डी में फंस जाती है। अब बलदेव जो है उसके पास कुछ भी नहीं होता, डिफेंसलेस हो जाता है। अब टाइगर अटैक करता है और बलदेव को मार डालता है। तो होता क्या है, उसके बाद टाइगर जो है वहीं पे बैठा हुआ होता है, अपने पैर को चाट रहा होता है, उतने में ट्रेन आ जाती है और वो टाइगर जो है टनल की तरफ ही भागने लग जाता है, क्योंकि कोई आसपास भागने की जगह नहीं होती। और ट्रेन जो है उसको हिट कर देती है। अगले स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है, तो ड्राइवर को ऐसा लगा होता है, जो ट्रेन चला रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ चीज जो है टकराई थी। तो देखने के लिए आगे जाता है, तो देखता है टाइगर की बॉडी का एक बड़ा हिस्सा जो है ट्रेन के इंजन की रेलिंग पे लगा हुआ है। वो अपने पापा की डेड बॉडी के पास बैठ के वेट करता है जब तक कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आ जाता, कोई आसपास से। साथ ही वो उसको सियारों से बचाता है, जो जैकाल वगैरह रहते हैं उनसे बचाता है, और सुबह तक वेट करता है। उसकी डेथ के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तैम्बू के ऊपर हो जाती है। उसके बाद वो जॉब जो होती है तैम्बू को मिल जाती है। अब उसको कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि उस टाइगर को मतलब उसके पापा ने लड़ के उसका सामना किया, घायल किया, जिस वजह से वो टाइगर जो है मर गया। और अब जो है उसके पास अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने पापा की कुल्हाड़ी भी थी, और साथ ही साथ कोई और जंगली जानवर भी वहां पे अब नहीं था, मतलब टाइगर नहीं था जिससे उसको खतरा हो। आई होप आपको ये समरी भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो हमारी पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसके पोइट का नाम आपको याद रख लेना है। इसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये आपको नाम याद रखना है। नाम की स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अब इसमें क्या है वो बताते हैं। पोइट जो है बताता है कि उनके वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं, दो जहाँ से दो रास्ते हो जा रहे होते हैं, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं, और दोनों पे वो जा नहीं सकते, जाना उनको एक ही पे पड़ेगा। तो काफी देर तक वहाँ खड़े रहते हैं और एक सड़क को काफी दूर तक देखते हैं, जहां तक उनकी नजरें जा सकती थी वहां तक देखते हैं।
दूसरा रास्ता देखते हैं, वो भी आकर्षक था, दोनों ही बिल्कुल आकर्षक, अट्रैक्टिव थे बहुत ज्यादा, पर वह बेहतर लगा। एक जो दूसरा वाला रास्ता था वो उनको ज्यादा बेहतर लगा क्योंकि वह घास वाला था और से बहुत कम लोग गुजरे हुए थे, बहुत कम लोगों ने यूज किया हुआ था, तो उसी रास्ते को चूज करते हैं। नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि वहां पे अभी भी दोनों ही रास्तों पर पत्तियां बिखरी हुई है, कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं गया है, तो दूसरी सड़क को अपनाने का निर्णय ले लेते हैं और पहली सड़क को फिर कभी चलकर देख लेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन उनको फिर वो जब उस रोड पे चले जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि पता नहीं उनको दोबारा से टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा दूसरी रोड पे आने का, मतलब दूसरा रास्ता चूज करने का, ऐसा वो सोचते हैं। और उनको जो है हमेशा जो है अपने चुनाव पर अफसोस होता रहेगा, ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। फिर वो अपने बच्चों को अनेक वर्षों पश्चात वो अपने बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने उस रास्ते का चुनाव किया और कठिन समस्या का सामना करना पड़ा था उनको उस रास्ते को चूज करने के बाद। ये सोचा उन्होंने, मार्ग जो हमारी लाइफ है वो भी कुछ इसी तरीके से होती है, वो इसमें बताना चाहते हैं इस पोयम में उसी चीज के बारे में, ठीक है। बट ही फेल्ट दैट ही वुड ऑलवेज बी रिग्रेट अबाउट हिज चॉइस, जैसे मैंने बताया। मैनी ईयर्स लेटर ही वुड बी टॉकिंग हाउ वंस ही फेस द डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस, कि कितना मुश्किल होता है एक चॉइस को, अपने बच्चों को बताएंगे कि कितना मुश्किल होता है दो चीजों में से किसी एक चीज को चूज करना। द डिसीजन सेट द कॉज ऑफ हिज लाइफ फॉर एवर, कि उस चीज का परिणाम उनको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। इट ऑल द डिफरेंस इन हिज करियर, कि उनके करियर में इसी चीज से क्या आया, अंतर आ पाया है, ठीक है। तो यही चीज इस पोएम में बताई गई है कि आपकी जिंदगी का हर एक फैसला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कौन सा चूज कर रहे हो, तो इसलिए हमेशा जो है सोच समझ के फैसले लेना चाहिए हमें, क्योंकि हो सकता है बाद में चल के आपको रिग्रेट करना पड़े कि आपने ये चीज को क्यों चूज करा। तो बहुत ही सोच समझ के आपको ये चीज फैसला करना चाहिए, ठीक है। तो ये पोएम भी आपकी खत्म होती है। आगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ये सब दिए गए हैं, ओवरऑल क्वेश्चन। फिर हम ये पैसेज देख लेते हैं एक बार, ये पैसेज इंपॉर्टेंट है। पैसेज मैंने आपको बताया कि पैसेज से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से भी। अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आई मस्ट नो द ट्रूथ। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर का नाम जो है वो जान लेते हैं हम। राइटर का नाम है सिगरुन श्रीवास्तव, जिसको इनमें इन्होंने अपना नाम सिन्नी बताया है। ये जो है उसके बारे में स्टोरी है, उनकी बहन के बारे में स्टोरी है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो वो बताती हैं कि मेरा नाम सिम्मी है और मेरी बहन का नाम क्या है, आराधना। तो वो बताती हैं कि उनकी बहन का जो इंटरेस्ट होता है वो डांस वगैरह में होता है और फंक्शन में उनको सिलेक्ट किया गया होता है डांस के लिए। और ये उनकी पूरी फैमिली के लिए जो है प्राइड की बात होती है कि उनकी सिस्टर को जो है उनकी फैमिली से किसी बंदे को जो है चूज किया गया है। तो उनकी परफॉर्मेंस से पहले जाती हैं उसके रूम में, उनसे मिलती है, उनको तारीफ करती है, उनसे गले मिलती है और उनकी तारीफ करती है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं और उनको बुरा ना लगे। और ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो राइटर की बहन थी, नरेटर की बहन थी आराधना, उनका थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन था और सिम्मी यानी कि जो राइटर है उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था। लेकिन वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। उनके जो फेस कट वगैरह की बात करें वो बहुत ही अच्छा था, फीचर्स अच्छे थे, यहाँ पे बताया गया है। और भी वो टैलेंटेड भी बहुत ज्यादा थी। राइटर ने बताया कि वो उनसे काफी ज्यादा टैलेंटेड भी थी, ठीक है। तो जब वो थोड़ी देर बाद उनकी दादी, एक आंट, उनकी मम्मी और एक आंट जो होती है आंट प्रमिला,
जो कि बहुत खड़ूस है, वो आ जाती है। आराधना को बिल्कुल पसंद नहीं होती। उनकी माँ आती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, अभी मैं थोड़ी देर मैं लेकर आती हूँ। जब उनकी माँ हंसती है तो ऐसा लगता है वो 10 साल जवान हो गई हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो अपने और वो जो राइटर को बताती है कि उनके दादा और पापा जो है पहली लाइन में बैठी हुई हैं, ये बताते हैं। और वो आराधना के लिए गिफ्ट लाई है, मैं जाती हूँ, वो लेकर आती हूँ। वो जाती हैं लेने के लिए, उतने में ग्रैंड मदर और आंट जो है बात कर रहे होते हैं उसके बारे में। तो आंट प्रमिला बोल देती हैं कि तुम सुनीता को जो है ये बात बता देनी चाहिए, कि जब ये इनको हम घर में लाए थे तो ये बहुत ज्यादा डार्क थी और पतली दुबली थी। ठीक है, तो मतलब कि एक टाइप से ये बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली उसने क्या बोल दिया कि तू सिर्फ काली नहीं है, तू अडॉप्टेड भी है। जिससे उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो रोने लग जाती है। दादी उनको डांटती है कि चुप, क्या बोले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है। लेकिन जब उसकी सिस्टर जो होती है यानी सिम्मी जो होती है, वो कोशिश करती है समझाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं था समझाने का। आराधना रोने लग जाती है, बहुत चुपचाप जो है रोने लग जाती है। आंट प्रमिला बोलती है उसको पता होना चाहिए, सच पता होना चाहिए, तुम्हें बता देना चाहिए था उसको ये बात, ऐसा बोलती है। आराधना को बहुत ज्यादा शौक होता है ये सारी चीजें सुनने के बाद, वो रोती रहती है। उतने में उसकी माँ आती है, पूछती है क्या ये सही बोल रही है, आंटी ने जो बोला वो सही बोला, आपको ये सब चीजें जो है मेरे को बता देना चाहिए था, आपने मेरे को धोखे में रखा। तो उनकी माँ जो है ये बोलती है, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें 9 महीने पेट में रखना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हें 18 साल पालना? तुम्हें हमने कभी भी ऐसा नहीं रखा जैसे कि तुम जो है अडॉप्टेड हो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, ऐसा वो बोलती हैं उसको। और उसके बाद वो उसको गिफ्ट देती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम जो है, ये मैं चाहती थी कि ये तुम अपने 18वें बर्थडे पे पहनो, लेकिन मैं तुम्हें इसको अभी गिफ्ट कर रही हूँ, तुम इसे पहन के डांस करने आना स्टेज पे। और वो रोती हुई वो भी चली जाती हैं। अब वहाँ पे एक कमला देवी जो होती हैं वो अनाउंसमेंट करती हैं कि आराधना नरेन आओ अपना परफॉर्मेंस दो। सारे वेट कर रहे होते हैं, 2-3 बार आवाज लगाते, तब थर्ड टाइम जब आवाज लगाते हैं तो लोगों को, जो ऑडियंस को जो है घुंघरू की आवाज आती है। तो देखते हैं एक पतली सी लड़की ब्लू कलर की ड्रेस पहन के, नेकलेस पहन के आ रही है, और वो कौन है? आराधना है। पहले तो वो थोड़ी सी टेंशन में होती है, लेकिन जैसे जैसे वो डांस करती जाती है वो नॉर्मल रिलैक्स हो जाती है। और सारे, अब यहाँ पे इस टाइम पे वो डांस किसके लिए कर रही होती है? ना अपने टीचर के लिए, ना कोई किसी ऑडियंस के लिए। वो किसके लिए डांस कर रही होती है? सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए डांस कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। इसके भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। आई होप आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आई होगी। ग्रामर पोर्शन भी हम कवर करेंगे। ग्रामर पोर्शन पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि उसको समझना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस वगैरह के आंसर आप बना के लिख सकते हो, लेकिन ग्रामर अगर समझ में नहीं आई तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। फ्री फंड के मार्क्स से ज्यादा कोई टफ है नहीं वो। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आंसर थे, ये खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आ जाता है हमारा, इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर। ये स्पीच है पंडित नेहरू की, जो उन्होंने एक भाषण में दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैसे इंडिया की कल्पना कर रहे हैं और कैसा इंडिया था, इसके बारे में इसमें उन्होंने डिटेल में बताया है। अब इस चैप्टर में नेहरू जी ने स्पीच देते टाइम क्या कहा था, इंडिया के पास्ट के बारे में भी बताया, फिर फ्यूचर में क्या होगा वो उसके बारे में डिस्कस किया। तो क्या बोला था उन्होंने? पास्ट के बारे में अपने व्यूज शेयर किए। उन्होंने स्पीच देते टाइम बोला कि इंडिया का जो पास्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही स्ट्रांग हुआ करते थे, एनर्जेटिक होते थे और मिच्योर हुआ करते थे। और किसी को भी अगर माफ वगैरह करना है तो वो आराम से माफ भी कर देते थे। ऐसा हमारा भारत रहा है। उन लोगों ने परमात्मा को समझने की कोशिश की है, ये बोला उन्होंने अपनी स्पीच में। उसके बाद उन्होंने बोला
कि इंडिया में कभी भी ये जातिवाद वगैरह नहीं हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, इंडिया पे मुगल्स ने आक्रमण किया, और इंडिया का स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि कोई भी इंडिया में आता है तो उसको वो रोकते नहीं है। हमेशा से ये चलता हुआ आ रहा है, चाहे कोई भी हो, इंडिया सबका वेलकम करता है। तो इंडिया ने मुगल्स का भी वेलकम किया, उनके साथ आए, तो इंडिया के लोग जो थे वो कास्ट में डिवाइडेड हो गए, कास्ट में डिवाइड हो गए। थोड़ा स्लेव वाला कस्टम्स आने लग गए, क्योंकि मुगल्स में ये सब चलता था। इस्लाम वगैरह इंडिया में आया, उनका कल्चर जो है मिक्सअप हो गया, उन लोगों ने जबरदस्ती इंडिया के ऊपर वो थोपने की कोशिश की, जिस वजह से क्या हुआ, हमारा कल्चर बिल्कुल मिक्सअप हुआ। वो मिक्स होने के बाद कुछ टाइम बीता ही था कि उसके बाद जो है वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया में आने लगी, यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आई, यूरोप आए जब इंडिया में, तो उनका कल्चर, वेस्टर्न कल्चर भी इंडिया में मिक्स होने लगा, जिस वजह से क्या हुआ, फिर से कल्चर अब हमारा मिक्सअप हो गया है। जिस वजह से हम देखते हैं आज के टाइम पे और पुराने का, अगर हम पुराने टाइम का देखें तो बहुत ही कल्चर जो है अलग हो चुका है। आज के टाइम पे अगर हम अपने ड्रेसिंग सेंस की ही बात कर ले तो पुराने टाइम पे धोती कुर्ता वगैरह ये सब चलता था, लेकिन आज के टाइम पे जीन्स वगैरह पहनने लगे हैं हम लोग। ठीक है, अगर गर्ल्स की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो पहले साड़ी सूट ये सब ज्यादा चलता था, लेकिन आज के टाइम पे सूट साड़ी उतना नहीं पहनते हैं, जीन्स टॉप चल रहा होता है, और भी बहुत सारी ड्रेसेस है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जो भी हमारा नेहरू जी ने बोला कि ये जितना भी कास्ट में डिवाइड हो रखा है, चाहे वो हमारे अंदर कितना भी हम कितने भी अलग हो रखे हैं, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, और लैंग्वेज के आधार पे हो, या फिर स्टेट के आधार पे हो, तो इन सबको हमें खत्म करना है, इन सबको भूल जाना है, हमें मिलजुल के रहना है, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, और हमें फोकस करना चाहिए किस तरीके से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी चैलेंजेस आए उनको, उनका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले टाइम में क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता कि आधुनिक भारत में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, लेकिन हमें इन सब चीजों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, अपने कल्चर ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए और सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए चलना चाहिए। तो ये कुछ बोला था उन्होंने, और ये स्पीच उन्होंने, जो उनका 5 ईयर प्लान था, उस टाइम पे इंडिया का फर्स्ट प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो उन्होंने ये जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उस टाइम पे ये स्पीच देते हुए कहा था। ठीक है, कि उनका मानना ये था मेनली कि जातिवाद वगैरह खत्म हो जाए, सारी चीजें खत्म हो जाए, किसी में भी किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, एक ऐसा इंडिया हो जिसमें कास्टलेस लोग हो, यानी कि किसी की कोई जाति वगैरह ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको। कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, अंधेरी रात थी और बारिश हो रही थी, बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। ये बेसिकली एक माँ के प्यार के बारे में, कि वो एक माँ जो है अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत घनी रात हो रही होती है, 10 घंटों से लगातार बारिश हो रही होती है। तो पोइट जो है, पोइट के घर में एक स्कॉर्पियन घुस जाता है, और उसकी माँ जब जाती है चावल लेने तो उसको डंक मार देता है और वापस से चला जाता है। माँ जो है दर्द से चिल्लाती है, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो बहुत मतलब ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि स्कॉर्पियन जो है मिल जाए, क्योंकि उनका मानना होता है कि स्कॉर्पियन जितना चलेगा ना उतना ही ज्यादा दर्द जो है ज्यादा बढ़ेगा। तो वो ये कोशिश करते, सारे ढूंढने में लग जाते हैं कि वो स्कॉर्पियन जो है मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है, वो ये बोलने लग जाते हैं कहीं ना कहीं ये बिच्छू ने काटा है, तो ये कहीं ना कहीं पुराने पिछले जन्म के पापों का कर्म है जो अब मुक्त हो जाएगा, ऐसे करके बोलने लग जाते हैं वो सारे के सारे लोग। फिर उनके पापा जो होते हैं, पॉइंट के फादर जो हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, वो आते हैं, वो जड़ी बूटियां वगैरह लगाते हैं, और जहां पे उसकी मम्मी को काटा होता है, डंक मारा होता है, वहां पे मिट्टी का तेल डालकर उसे माचिस से हल्का सा जलाते हैं, ताकि
क्या हो कि जो जहर है वो खत्म हो जाए। उसके बाद 24 घंटे बाद ही क्या होता है, उसकी माँ को होश आ जाता है और वो बुरा भला बोलती है स्कॉर्पियन को और बोलती है शुक्र है भगवान का इसने मेरे बच्चों को नहीं काटा। तो इस तरीके से ये पोएम खत्म हो जाती है। इन शॉर्ट मैंने ये पोएम पूरी करवा दी। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड पैसेजेस की। पैसेज वाले क्वेश्चन जो आएंगे हमारे, पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। तो ये पैसेज दे दिया गया है, इसके बाद पैसेज से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पोइट का नाम मैंने आपको बताया नहीं था उस टाइम पे, तो यहाँ पे पोइट का नाम आपको गिवन है, ये याद कर लेना आपने। मैंने पहले ही बताया आपको कि पोइट का नाम आपको नहीं भूलना है, ठीक है। इसके बाद रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है, ये हम स्किप करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे हमारे ऑप्शनल मॉड्यूल्स पर। ईएसपी रिसेप्शनिस्ट, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिसेप्शनिस्ट की, यहाँ पे बता रखा है। वेलकमिंग गेस्ट, गेस्ट का वेलकम करना है। कॉल्स वगैरह जो आएंगे उनका आंसर करना है। रूटीन की इंक्वायरी करनी है। मैसेज हैंडलिंग, बुकिंग, रिजर्वेशंस, कैंसिलेशन शेड्यूल्स वगैरह ये सारा मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रिसेप्शनिस्ट की। प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कोई गेस्ट वगैरह है तो उसका इशू और कोई इशू हो तो उसको क्लियर करें। वेरिएशन बाय ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज होटल्स फोकस प्राइमरीली ऑन गेस्ट रिसेप्शन। स्मॉल होटल होंगे तो कहाँ पे मेन फोकस करेंगे। हैंडल इंक्वायरीज, रिजर्वेशंस, बुक कीपिंग, समटाइम्स एक्ट एज द टेलीफोन ऑपरेटर। ये सारे काम किसको करने पड़ जाते हैं, एक छोटे होटल में रिसेप्शनिस्ट को करना पड़ता है। और लार्ज होटल में मेन प्राइमरी फोकस क्या होगा, गेस्ट का वेलकम करना, बस। ऑन द जॉब नॉलेज, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज, और डिपार्टमेंट को समझना, एम्प्लॉयज को समझना। बी फैमिलियर विद डेली ऑपरेशंस, जो रोज घटनाएं होती रहती है उनसे फैमिलियर होना। उसके बाद एसेंशियल डेस्क आइटम की, उसके डेस्क पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो टेलीफोन डायरेक्टरी होनी चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्टैक्ट्स के। इंडेक्स बुक होनी चाहिए जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोन नंबर्स है उनकी। लोकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी नियर बाय होटल्स हो गए, टूरिस्ट स्पॉट्स हो गए, लोकल टूर्स हो गए, ठीक है। टाइम टेबल्स, रेलवे और फ्लाइट का शेड्यूल पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाने के लिए फ्लाइट कब मिलेगी या ट्रेन कौन सी मिलेगी। फॉर्म्स एंड ब्रोचर्स ये भी अवेलेबल होने चाहिए। एडिशनल आइटम्स फॉर ऑफिस रिसेप्शनिस्ट, रजिस्टर फॉर ऑफ कॉल्स, हु ऑफ रिकॉर्ड ऑफ हु विजिटेड और कॉल्ड, कि कौन आया किसने कॉल की, इसको रजिस्टर करना। अपॉइंटमेंट वगैरह देखना, ये तो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू वगैरह बुक्स वाले आ जाते हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। एमसीक्यू ये बनते हैं हमारे, ये ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं हमारे, तो ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद मैनेजिंग द टेलीफोन, चैप्टर नंबर 27 ए, इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीफोन मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्किल एंड ट्रेनिंग, गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद कॉलिंग आउट टेलीफोन नंबर्स, प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है आपको ये बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जीरो शुड बी प्रोनाउंस्ड एज जीरो टू अवॉइड कंफ्यूजन्स, ठीक है। नंबर शुड बी ग्रुप्ड इन पेयर्स, दो पेयर, पेयर्स में बोला, थ्री विद स्लाइट पोजेस बिटवीन। जैसे कि आप, जैसे आपको 4 4 3 2 1 यहाँ दिया गया तो आपको बोलना 4 3 2 1, ऐसे रुक के आपको बोलना होता है। ऐसा नहीं कि 4 3 2 1 एक साथ बोल दिया, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है नंबर्स में जब आप बड़ा नंबर बोले। सपोज मेरा नंबर आपको बोलना है, ऐसे मेरे को, मैं अपना नंबर बताऊं, ऐसे बोलूं 7065097062, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ऐसे बोलूं 7065, ऐसे करके बोलूंगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, समझ में आएगा। और रिसीविंग कॉल्स, जब भी कॉल रिसीव करो ग्रीटिंग करनी है, सुनना है ध्यान से, और मैसेज लिख लेना है कि क्या मैसेज है अगर आप बात नहीं करवा पाते हैं तो, ठीक है। और मैसेज ढंग से एक्यूरेटली आपको लिखना है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है मैसेज में तो रिपीट करने के लिए आप रिक्वेस्ट करें।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जब भी आप बात करें तो आप एकदम क्लियरली बोलना है, स्लो बोलना है ताकि उनको समझ में आ सके, पोलाइटली बोलना है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तुरंत के तुरंत आपको क्या बोलना है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेट दे रखा है टेलीफोन मैसेज फॉर्म का, तो ये आपको मैसेज याद रखना है किस तरीके से आपको मैसेज कर लिखना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है मैसेज राइटिंग का। तो ये फॉर्मेट आपने देख लिया होगा किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कॉलर का, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। मैसेज फॉर्म लिखा हमने, टू किसके लिए है, तो मिस्टर सिंह, कौन है वो, सेल्स सुपरवाइजर है, हमने डाल दिया। उसके बाद किसने दिया है ये मैसेज, मिस्टर धवन ऑफ द्वारकेश शुगर, इन्होंने दिया है। टाइमिंग क्या थी, 10 बजे का ही कॉल है मॉर्निंग का। उसके बाद डेट क्या है, 15 तारीख 8वां महीना 2024, ये जिस दिन मैंने बनाया है उस दिन की डेट डाल दी। उसके बाद यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर डाल दिया। उसके बाद किस लिए मैसेज क्या था, तो वो यहाँ पे अपने पॉइंट्स में लिखना होता है। बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि मैसेज जो हो वो पॉइंट्स में हो ताकि जल्दी से जल्दी उनको समझ में आ सके, और अर्जेंट हो तो यहाँ पे अर्जेंट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और टेकन बाय किसने लिया, रिसेप्शनिस्ट ने लिया, बस, ठीक है। एक और मैसेज यहाँ पे दे रखा है, उसको भी दे रखा है, कॉल ऑन संजय। अब ये क्या है, अर्जेंट नहीं है तो इसको हमने सिंपल लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद एनालाइजिंग टर्न्स इन टेलीफोनिंग, telephone conversation goes through certain well marked stages. On receiving a call, our receptionist goes through the following steps। यहाँ पे following की step, following की spelling गलत हो गई है, a हो गया है, वो लिख देना है, ठीक है। तो greets and give identity, अपनी identity देनी है। offer help की how may I help you, फिर कॉलर जिसने कॉल किया उसका नाम से बात करनी है, मैसेज वगैरह कनेक्ट करना है पार्टीज को, मतलब जिससे बात करवानी है वो बात करवाए। अपोलोजाइज टू द कॉलर, माफी मांगे अगर वो अवेलेबल नहीं है। टेक्स डाउन अ मैसेज, उसके बाद मैसेज लिख लेना है, बस। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, ग्रेट एंड गिव्स आइडेंटिटी, गुड मॉर्निंग NIOS, नेशनल बैंक गुड मॉर्निंग, 7018131 CEFL रिसेप्शन प्लीज, यूनिवर्स इंजीनियर मिस रोज, द ऑपरेटर स्पीकिंग, ठीक है। इस करके ऐसे बोलते हैं। फिर ऑफर है, कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हु शैल आई कॉल ऑन द लाइन, इज देयर एनी पर्टिकुलर पर्सन यू वांट टू स्पीक टू, ठीक है। इस तरीके से आपने ऑफर किया। इसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन की स्पेलिंग वो आएगा, ठीक है। ऑब्टेन कॉलर्स नेम, आपको कॉलर नेम लिखना है, लेना है, यानी पूछना है कि प्लीज मे आई नो हु इज कॉलिंग, मे आई हैव योर नेम प्लीज, मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, हु शैल आई से इज कॉलिंग सर, फ्रॉम वेयर यू स्पीकिंग सर। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। एक्नॉलेज द कॉल कैसे करना है आपको, ये होल्ड द लाइन प्लीज, प्लीज होल्ड ऑन द लाइन, आई विल फाइंड आउट इफ मिस्टर मिस डैश इज इन, चेक करने के लिए। वुड यू होल्ड द लाइन अ मोमेंट सर मैम, आई विल पुट यू थ्रू इन अ मिनट, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। उसके बाद मैसेज ले सकते हैं आप, मिस्टर फ्रॉम वांट्स टू स्पीक टू यू सर, शैल आई सेंड द कॉल इन, ठीक है। आपको पूछना है उनसे, मिस्टर डैश इज ऑन द लाइन, शैल आई हैंड इन द कॉल, देयर इज अ लोकल फ्रॉम कॉल फ्रॉम सर मैम, कैन यू टेक इट नाउ, ऐसे करके आप पूछ सकते हो। उसके बाद कनेक्ट कर देना, अगर वो एग्री करते हैं तो आपको दोनों कॉल्स को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, और बोलना योर पार्टी इज ऑन द लाइन, स्पीक ऑन प्लीज, मिस्टर एंड या मिसेस इज हेयर फॉर यू, कि वो यहाँ पे है, आप उनसे बात कर लीजिए। अपोलोजाइज टू द कॉलर, कॉलर को अपोलोजाइज करना अगर वो नहीं होते हैं, जैसे आपने कॉल किया और उन्होंने बोला कि बोल दो कि मैं नहीं हूँ या मीटिंग में हूँ या कोई भी रीज़न है, तो उसके लिए आपको अपोलोजाइज करना है कि आप उनसे अभी बात नहीं करवा पाएंगे, और मैसेज ले लेना है कि आपने क्यों कॉल किया है, क्यों नहीं किया है, मैं आई टेक अ मैसेज प्लीज, ऐसे करके आप आस्क कर सकते हो। अब ये जो है फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, देखो ये फॉर्मेट जो है इंपॉर्टेंट है। और टू करके किसके लिए है, टाइम लिखा आपने, फ्रॉम किसने दिया है मैसेज, डेट लिखोगे, अर्जेंट है या नहीं अर्जेंट है वो भी डालना आपको, इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस नॉट नीडेड, कॉमन शॉर्ट फॉर्म अलाउड, टेकन बाय, यहाँ पे आप लिखोगे। तो अब इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे तो नहीं डाल रखा मैंने, लेकिन ऊपर मैंने आपको बताया था उस तरीके से आप कर सकते हो अर्जेंट। कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजीज एंड आउटगोइंग कॉल्स, अब किस तरीके से कंट्रोल करना है वो इसमें बताया गया है।
तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये आप एक एक बार देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। फिर हमारा मॉड्यूल सेकंड ऑप्शनल वाला जो मॉड्यूल है वो आ जाता है, उसको हम स्किप करेंगे। नोटिस राइटिंग से शुरू करते हैं हम। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे यूजिंग द फॉर्मेट प्रोवाइडेड। यहाँ पे अबव लिखा हुआ है, अबव नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे मैंने इसी में क्या कर दिया, फॉर्मेट लिख दिया, इसमें अबव फॉर्मेट नहीं आएगा बस फॉर्मेट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसी में कर दिया, यहाँ पे नहीं लिखा ताकि पीडीएफ जो है ज़्यादा बड़ा ना हो। तो देखो सबसे पहले आपको जो भी एजेंसी नोटिस लिख रही है उसका नाम आ जाता है, अथॉरिटी या एजेंसी, तो वो यहाँ पे आपका लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, उसके बाद आप नोटिस डालोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डालनी है, किस डेट को लिखा जा रहा है, फिर टाइटल क्या इवेंट है, ठीक है, वो लिखोगे आप। फिर बॉडी ऑफ द नोटिस, इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, डेट मेंशन करोगे, टाइम मेन्यू मेंशन करोगे, वेन्यू, ड्यूरेशन, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और कभी भी नोटिस स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट होगा, दिस इज टू इन्फॉर्म, और किसके को इन्फॉर्म करो फिर वो आएगा। ठीक है, फिर क्या इवेंट है वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा, फिर कब है वो डाल दिया जाएगा, फिर आपने वेन्यू टाइमिंग डाल दी यहाँ पे। ठीक है, टाइमिंग डालने के बाद कौन आ रहा है वो लिख दोगे, क्या जो भी इससे रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया इसमें ऑल स्टूडेंट आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, प्लीज रजिस्टर योर नेम्स विद योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर बाय 20। और यहाँ पे डेडलाइन भी दे दी गई है। उसके बाद नीचे नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर, ये तीन चीज होने चाहिए। तो यहाँ पे जेन स्मिथ के साइन हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है लेटर। लेटर राइटिंग में आपके दो टाइप के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जो होता है आपके बेसिकली किसके लिए होता है, जॉब एप्लीकेशन हो गए, कंप्लेन लेटर हो गया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, या किसी भी ऑफिशियल ऑफिस वगैरह के लिए अगर लिखना ऑफिशियली, तो उसके लिए फॉर्मल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर्स आप किसको लिखते हो, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, ठीक है, इन्हीं को लिखा जाता है बेसिकली। अब फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं। तो फॉर्मल लेटर का पहले फॉर्मेट आपको 2 से 3 लाइन में आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन जो है छोड़ देनी है, फिर एक लाइन दोबारा डेट लिखनी है, एक लाइन छोड़ के, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, ये भी 2 से 3 लाइन में लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है आपने, फिर सब्जेक्ट लिखोगे कि किस लिए जो है आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन सर मैम, जैसे यहाँ पे दिया गया डियर सर मैम या रिस्पेक्टेड सर मैम, वो लिखोगे। उसके बाद लेटर जो है हमेशा 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। पहले में आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखोगे, फिर मेन कंटेंट, और थर्ड वाले में आप कंक्लूजन लिखोगे, और उसके बाद क्लोजिंग लाइन एक डाल दोगे, जैसे कि योर सिंसियरली और फेथफुली, और उसके बाद सिग्नेचर यानी कि अपना नाम वगैरह। तो जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल दे दिया है, लेटर टू द पब्लिशर ऑर्डरिंग बुक्स फॉर योर स्टोर, तो यहाँ पे लिख दिया रोहित, रीड मोर बुक स्टोर, 24 क्रॉसबाय लेन बेंगलोर, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी है मैंने, फिर डेट डाली, एक लाइन छोड़ दी, फिर द मैनेजर किसको लिख रहा हूँ वो आगे जैक पब्लिशिंग हाउस मुंबई, और पिन कोड आगे, फिर एक लाइन छोड़ी मैंने, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ी डियर सर, और उसके बाद मैंने जो है पूरा का पूरा लेटर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डिटेल दे दी बुक के बारे में, मैंने क्योंकि ऑर्डर के लिए किया है तो ऑर्डर मैंने को क्या करना है उसके बारे में भी डिटेल देनी पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ पे मैंने बुक्स ऑर्डर करी है तो बुक्स का ऑर्डर मैंने डिटेल दे दिया, यहाँ पे बुक का नाम लिख दिया, राइटर का नाम लिख दिया, और यहाँ पे कितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए वो लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू इन एडवांस, योर्स फेथफुली, सिग्नेचर रोहित, और नीचे आ गया मैनेजर, रीड मोर बुक स्टोर। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, वही सेम 2 लाइन में। उसके बाद हम डेट डालेंगे, फिर सैल्यूटेशन जो भी है, डियर, डियर फादर या जो भी है। उसके बाद इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप 3 पैराग्राफ लिखो, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बारे में पूछोगे कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, अपने बारे में हालचाल शेयर करोगे, फिर बताओगे आपने लेटर क्यों लिखा है, फिर मेन कंटेंट आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद एंड कैसे करना है, वार्म नोट यानी कि गुड विशेस वगैरह देना है अपने। फिर लास्ट में क्लोजिंग लाइन में आप विद लव, बेस्ट रिगार्ड्स या योर अफेक्शनेटली ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, फिर अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे लेटर दे दिए, जैसे यहाँ पे एड्रेस दिया मैंने 2 लाइन में, उसके बाद डेट डाल दी है। डेट डालने के बाद
डियरेस्ट अंकित या डियर अंकित ऐसे करके आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे पूरे लेटर को यहाँ पे लिख दिया गया है, और योर लविंग कजन जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे, योर लविंग कजन ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हो आप, रोहित। ठीक है, तो अब लेटर भी हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं ईमेल राइटिंग की। ईमेल राइटिंग कैसे लिखी जाती है, तो यहाँ पे आपको अभी फॉर्मेट जो है दिख रहा होगा। सबसे पहले फ्रॉम में आप लिखते हो सेंडर्स ईमेल, टू में आप लिखते हो रिसीवर्स ईमेल, सब्जेक्ट में किस लिए लिख रहे हो वो डालोगे आप, सैल्यूटेशन में आप सर मैम करके स्टार्ट कर दोगे मेन लिखना, उसके बाद योर सिंसियरली लविंग या लविंगली, फिर योर नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, टू किसको लिख रहे हो वो आ गया, सब्जेक्ट लिख दिया डियर सर, उसके बाद यहाँ पे पूरा पूरा ईमेल जो है मेन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग की। आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ही बाय कौन लिख रहा है उसको वो लिखोगे, फिर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखोगे, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होता है। यहाँ पे ये वाली राइटर्स नेम वाला लाइन काट देंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। You read a slogan, health is wealth. Write an article on the topic, the importance of health in today's world for the local daily in 150 to 100 words. तो यहाँ पे दे दिया health is wealth, टाइटल हो गया बाय रोहित गुप्ता। अब यहाँ पे पैराग्राफ लिखना स्टार्ट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल कैसे लिखना है, इसका फॉर्मेट। अब नेक्स्ट जो है आ जाता है हमारा मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम होता क्या है, अ मेमो इज जनरली यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली होता है क्या है, मैसेज भेजते हैं एक ही डिपार्टमेंट में, अगर सपोज एक ही डिपार्टमेंट में है और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसके लिए मैसेज भेजने के लिए मेमोरेंडम का यूज किया जाता है। तो किस तरीके से लिखते हैं, तो किसको है, किसके लिए लिख रहे हो, किसके द्वारा है, डेट, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द मेमो में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि आप बताओगे किस लिए आप मेमो लिख रहे हो, फिर उसकी डिटेल पूरी प्रोवाइड करोगे, फिर कंक्लूजन या जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है वो लिखोगे, फिर साइड में राइट हैंड साइड आपको सिग्नेचर और ये अपनी डेजिग्नेशन लिख देनी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ऑल ट्रस्टीज ऑफ जीजी ट्रस्ट, रमन शर्मा सेक्रेटरी, 20 सितंबर 2024 अपकमिंग क्वार्टरली मीटिंग के रिलेटेड है। फिर यहाँ पे डाल दिया गया है पैराग्राफ फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन वाला, उसके बाद एजेंडा में आपको लिख दिया है सेकंड पैराग्राफ की क्यों जो है मीटिंग करी जा रही है, मेन पर्पस क्या है। ठीक है, मतलब मीटिंग में क्या क्या होने वाला है, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या क्या डिस्कस होने वाला है, वो सारी चीजें इसमें डाल दी गई है। और लिख दिया कि अपनी अवेलेबिलिटी जो है डाल बता दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर देखा जाएगा मीटिंग करनी है कब। ठीक है, फिर रमन शर्मा सेक्रेटरी जीजी ट्रस्ट, बस इस तरीके से आपको मेमोरेंडम लिखना है। अब जो है मेन पोर्शन हमारा जो है ग्रामर वाला स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आ जाते हैं हमारे टेंसेस। तो देखो यहाँ पे मैंने टेंसेस एकदम सिंपल करके समझाने की कोशिश की है, सारे रूल लिख दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी काम चल रहा है लगातार, तो इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में काम हो चुका होता है, हैज हैव लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें आपको बेसिकली क्या दिया जाता है, टाइम पीरियड वगैरह मेंशन किया जाता है। इसमें मेंशन नहीं है, प्लस में फॉर या सिंस का हम इस्तेमाल करते हैं। सिंस तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें डेफिनेट टाइम पता हो कि कोई चीज कब से चल रही है। ठीक है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वॉज वर आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस में आ जाता है हमारा फोर या सिंस। इसके बाद सिंपल फ्यूचर में भी सेम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। फ्यूचर में विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में आ जाता है हमारा विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, साइड में सेंटेंसेस दे रखे हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे टेंसेस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें मैंने डाल रखे हैं। उसके बाद आ जाता है प्रीपोजिशन। एक्चुअल में प्रीपोजिशन होता क्या है वो जान लेते हैं हम। देखो, नाउन प्रोनाउन वर्ड्स की जो पोजीशन बताएगा या डायरेक्शन बताएगा, टाइम बताएगा, लोकेशन बताएगा, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन को हम तीन कैटेगरी में बांट रखा है। एक है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि जगह बताएगा कि कहाँ पे हो रही है या कोई चीज कहाँ पे रखी है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये टाइम बताएगा कि कब हो रही है, कहाँ मतलब कब हो रही है। ये डायरेक्शन बताएगा कहाँ पे हो रही है, किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द पार्क। तो इन द पार्क, ऑन द पार्क, एट द पार्क, टू द पार्क। तो यहाँ पे लगेगा इन। इन क्यों लगेगा वो भी बता रखा है रीजन। इन इसलिए प्रयोग होगा, इन इज यूज टू इंडिकेट बीइंग इनसाइड अ स्पेस विच सच एज पार्क और अ रूम। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, कि एक स्पेस बता रहा है। उसी के बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे, शी प्लेस्ड द बुक डैश द टेबल। कि बुक कहां पे रखी हुई है, ऑन द टेबल। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। पांच छह के आप स्क्रीनशॉट मार लो ताकि आपको पता लग सके कि कौन से है, कौन से नहीं है। और जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अनसॉल्व वाले का। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है, तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं हमारे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो, सबसे सिंपल पहचान बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस में तो नॉर्मल सेंटेंस आ जाते हैं आपके, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल आप देख सकते हो, द बॉयज वेंट टू द पार्क। तो इसमें सिंपल है, एक सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो, सॉरी वर्ब हो गई, उसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या आ जाता है, फोर, एंड, नॉर, बट और येट, ऐसे शब्द आ जाएंगे। मतलब दो सेंटेंसेस को कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे द बॉयज वेंट टू द पार्क बट, देखो यहाँ पे बट आ गया ना, ऐसे वर्ड बीच में आ जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो 4-5 वर्ड बता रखे हैं। अब इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट रहेगा और एक डिपेंडेंट रहेगा। दो टाइप के सेंटेंसेस रहेंगे, दो तरीके के क्लोज रहेंगे। ठीक है, देखो, बिकॉज द बॉयज वेंट टू द पार्क दे डिड नॉट गो टू द जू। ठीक है, द बॉयज डिड नॉट गो टू द जू बिकॉज दे वेंट टू द पार्क, क्योंकि आ गया इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे after, before, because, although, when, since, if, whenever, unless, while, so, what, even though, wherever। तो ऐसे शब्द आ जाए तो समझ जाना आपने कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो मैंने तीनों की पहचान बता दी है, क्योंकि आपको अभी डिटेल में समझने का इतना टाइम नहीं है। तो सिंपल पहचान समझ लो, इतने ज्यादा मार्क्स का क्योंकि आने भी नहीं वाला है। जैसे ये दे दिया आपको, शी वेंट टू द लाइब्रेरी एंड ही स्टेड होम टू फिनिश हिज वर्क। एंड, ठीक है, एंड आया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट जो हम देखते हैं, ऑल्दो। ऑल्दो देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑल्दो आ रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑल्दो आ जाता है, तो ये ऐसे ऑल्दो हो गया। ठीक है, अब ये देखो, सिंपल देखोगे आप, द कैट सेट ऑन द मैट। सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें, ना एंड ना कुछ। अब इसमें देखोगे आप, यहाँ पे बट आ गया तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, इफ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद आ जाती है हमारी WH फैमिली। WH फैमिली में होता क्या है, देखो ये कुछ वर्ड्स है जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है हमारा, व्हाट, वेयर, हाउ। इन सब के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कौन सा क्या बोलता है, किसका मतलब क्या होता है। तो देखो, वेयर का मतलब हो गया कहाँ, व्हाट का मतलब हो गया क्या, हु का मतलब हो गया कौन, व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हुज किसका। तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो है आपको उनके WH वर्ड्स जो है उनको याद कर लेना है, जिनसे आपको उनका मीनिंग याद करना है बेसिकली उनका, ताकि आप क्वेश्चन से समझ सको। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जॉन कॉल्ड मी लास्ट नाइट डैश कॉल्ड यू लास्ट नाइट। तो इसमें सिंपल पता चल रहा है कि इसने बताया है, आंसर क्या जवाब दिया है कि जॉन ने मेरे को कॉल किया है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हो सकता है कि तुम्हें कॉल किसने की थी। ठीक है, किसने या किसने, हु, तो किसने को क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया
तो हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, किसने कॉल की थी आपको, ठीक है, रात में, पिछली रात को आपको किसने कॉल की थी। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्या है, डिड द मीटिंग स्टार्ट, डैश डिड द मीटिंग स्टार्ट। अब यहाँ पे आंसर क्या दिया गया, द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 AM। तो क्या पूछा जा सकता है, व्हेन, कि कब मीटिंग स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे डिड लगा है, इस चीज से आपको पहचान करनी है कि ये पास्ट में सेंटेंस है। डिड जो है हमेशा सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट में चलती है, ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो मीटिंग स्टार्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी या चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दिया गया है तो व्हेन, ठीक है। अब ऐसी, डैश इज दैट बुक ऑन द टेबल, दैट बुक बिलोंग्स टू जेन। तो यहाँ पे अब क्या पूछा जा सकता है कि किसकी बुक है ये, तभी तो बताया कि इसने जेन की बुक है, ठीक है। तो हुज, किसकी या किसका। अब नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा आने वाला। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है, देखो जो भी चीज यहाँ पे बोली जाती है उसको थोड़ा सा बाय लगा के लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में। इसमें क्या होता है, वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया जाता है, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेक्स एक्शन यूजुअली बाय परफॉर्मिंग एन एक्शन, सिंपल होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव एक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये एक्शन को रिसीव करता है। अब सिंपल भाषा में समझाते थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपके लिए क्रिएट नहीं करूंगा। तो देखो जैसे यहाँ पे बोला है शी इज राइटिंग दिस ऐसे, वो ये लेटर या ये ऐसे लिख रही है। तो इसको क्या बना दिया गया, दिस ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे डाल दिया गया है। फिर राइटिंग, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है, इज। राइटिंग का क्या हो गया, रिटन बाय हर, कि उसके द्वारा लिखा गया था। ये द्वारा टाइप लग जाता है इसमें, बाय आ जाता है नॉर्मल सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा यहाँ पे, आपको सबसे पहले ढूंढना इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट आप देखोगे, सब्जेक्ट आपका हो गया द टीचर हो गया, एक्सप्लेन हमारा वर्ब हो गया, ठीक है, और ये सेकेंड फॉर्म है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कौन सी फॉर्म ऑफ टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो यानी कि ये पास्ट में था। द लेसन टू द स्टूडेंट, अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, द लेसन, ठीक है, द लेसन। अब ये सेकेंड फॉर्म थी, बताया मैंने आपको, तो वॉज एक्सप्लेन्ड। अब किसको एक्सप्लेन की है, टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को करिए, किसके द्वारा की गई है, टीचर के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया गया है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे जस्टिफिकेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने अभी आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका कंजक्शन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है कंजक्शन। तो यहाँ पे कंजक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स क्लोजेस सेंटेंसेस और वर्ड्स विद इन द सेम क्लोज, की एक वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि फोर हो गया, एंड हो गया, नोर हो गया, बट हो गया, और हो गया, येट हो गया, यानी कि इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बना दिए फैन बॉयज, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आई वांटेड टू गो टू द बीच, डैश इज स्टार्टेड रेनिंग। अब देखो इनमें से क्या मैच कर रहा है, देखो बट लगाएंगे, मेरे को बीच पे जाना था लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये थोड़ा मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैच कर रहा है यानी एंड को लगा के, आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, मेरे को बीच पे जाना था और बारिश स्टार्ट हो गई, तो कुछ मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। और का मतलब होता है या, आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच, मैं बीच पे जाना चाहता था या बारिश स्टार्ट हो गई, तो ये भी गलत है, कुछ मैच नहीं कर रहा। बिकॉज, क्योंकि होता है, तो मुझे आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच, मुझे, मैं बीच पे जाना चाहता था बिकॉज, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई। लेकिन लेकिन ज्यादा मैच कर रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे, इट इज, बट इज द करेक्ट कंजक्शन हेयर एज इट शोन कंट्रास्ट बिटवीन वांटिंग टू गो टू द बीच, कि वो जाना चाहती है, ठीक है, एंड द रेन स्टॉपिंग दैट प्लान, लेकिन प्लान को किसने रोक दिया, बारिश की वजह से वो प्लान उसको कैंसिल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना, कंजक्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, जैसे येट,
वगैरह हो गए, बट हो गए, और हो गए, बिकॉज हो गए, इन सब के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ये आप गूगल करके मीनिंग इनके निकाल लीजिएगा। इसके बाद वर्ब की बात करें तो 4 तरीके की हमारी वर्ब होती है। अब वर्ब होती क्या वो भी जान लेते हैं। तो कोई भी काम हम परफॉर्म करता है, कोई भी बंदा कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसको वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब कितने टाइप की होती है? एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव, एक होती है लिंकिंग वर्ब, और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? आपको अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंटेंस। उसमें डायरेक्ट क्या चाहिए होगा? आपको ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, लेकिन इन ट्रांजिटिव में आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है हमेशा। ही लाफ्ड, ही दे स्लेप्ट, ठीक है, देखो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? A linking verb connect the subject of a sentence to a subject complement which can be noun, pronoun और adjective। अब ये क्या करता है? लिंक करता है, जोड़ता है। जैसे इसी को एग्जांपल ले रखा है तो इन दोनों में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, जैसे इज एम आर हो गया, हैज हैव हो गया, वॉज वर हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो इन्हीं का आपको इस्तेमाल करना और पता लगाना है कहाँ पे कौन सा आने वाला है। जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दिए गए हैं, आपको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। शी डैश अ केक फॉर हर फ्रेंड्स, तो बेक का क्या बन जाएगा? बेक्ड। ठीक है, ट्रांजिटिव है ये। उसके बाद नेक्स्ट है द बेबी डैश लाउडली फॉर आवर्स, क्राइड, क्राई का क्राइड। बी का वर हो गया, ईट का एट हो गया, स्मेल का तो स्मेल ही आएगा यहाँ पे, सिंग का सैंग हो गया, बी का वर हो गया, बार्कड हो गया। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किस तरीके से चेंज होती है वो भी हम जानेंगे, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है? अब जैसे बोला मैंने, राम ने कहा मैं पानी पीने जा रहा हूं। ठीक है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? राम ने कहा कि वो पानी पीने जा रहा है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। तो होता क्या है इसमें? कॉमा हटाते हैं और कोटेशन मार्क हटाते हैं। ठीक है। देखो क्या होता है कोमा और कोटेशन, या तो ये रूल है। जैसे ये रहा, ये कॉमा हटता है और ये कोटेशन जो हमारी है, या डबल इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं हम, इनको हटाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं हम, कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन को बदलते हैं, टेंस को बदलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको रूल दे रखा है, कब जो है कौन सा टेंस दे रखा होगा तो क्या होगा, तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट ही रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का कंडीशनल, वुड बी वुड, ये सब आ जाएंगे। ठीक। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे दे रखा, आई विल कॉल यू टुमारो, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो का क्या हो गया? नेक्स्ट डे बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे बताया मैंने, ही का देखो ही आ गया, आस्क का आस्क्ड आ गया, और वेयर माई ब्रदर वॉज, इसका देखो वॉज बन गया। ठीक है। और यहाँ पे पूरा जस्टिफिकेशन दिया गया है, तो एक बार इसको पढ़ लेना। शी आस्क्ड कैन यू हेल्प मी विद दिस। तो देखो एक चीज मैं और आपको बताता हूं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए यस नो वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैन यू हेल्प मी, तो इसका आंसर यस या नो में होगा कि नहीं मैं नहीं मदद करूंगा, या हाँ मैं मदद करूंगा। तो इस टाइम पे आपको यहाँ पे इफ या वेदर लगाना है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यहाँ पे व्हाट पूछा, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, या ऊपर देख लें वेयर इज योर ब्रदर, तो हमने यहाँ पे इफ नहीं लगाया, बल्कि इन तीनों ही क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इफ और वेदर कब आता है? जब उस क्वेश्चन का जवाब आंसर जो है यस या नो में हो। ठीक है। WH फैमिली के अगर आते हैं क्वेश्चन वाले, तो उसमें जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना है इफ और वेदर का। ठीक है। तो कैन का कुड बन गया, यू का आई बन गया, हेल्प मी का हर बन गया, विद दिस का डैट बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये चेंजेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कनेक्टर्स आ जाते हैं। कनेक्टर्स ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने बताया अभी, सेम कंजक्शन की तरह होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर इसमें क्या दे देगा आपको, इस तरीके से ही आएगा। ठीक है।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 सेंटेंसेस आपको दिए गए होंगे, कनेक्टर दे दिया गया होगा और आपको जोड़ना है सही जगह पे उसको। ठीक है, अब देखो जैसे अब इसका मीनिंग समझना पड़ेगा पहले आपको। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की, मेहनत करी। ही पास द एग्जाम, और वो पास हो गया। ठीक है, वो पास हो गया। तो अब इसको कैसे बनाओगे? अब यूं मैं लिख दूं अगर, ही स्टडीड हार्ड बिकॉज ही पास द एग्जाम, कि उसने पढ़ाई बहुत अच्छे से मेहनत करी क्योंकि वो पास हो गया एग्जाम में, तो ये तो कुछ सेंस नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ही पास द एग्जाम बिकॉज ही स्टडीड हार्ड, वो पास हो गया क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी, तो ये मैच कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है कनेक्टर्स, बस आपको सही जगह पे उसको पुट करना है। आपको पहले मीनिंग समझना होगा कि किस तरीके से आपको डालना है उसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स नीचे और दिए गए हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, सारे टॉपिक जो है अब हमारे कवर हो चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। तो जब आप ये परचेज करेंगे, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वीडियो एंड करते हैं अब यहाँ पे हम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर सारी अपडेट्स वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और जैसा कि मैंने कहा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ऐसी वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट जरूर करिएगा। उससे हेल्प मिलेगी हमें भी आपके लिए सही वीडियो लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।